पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आपतन की राशि निर्भर करता है। यानी जो पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर जो आपतन की राशि सूर्यातप की राशि प्राप्त होती है किस पर निर्भर करता है? वहाँ के मौसम पर, उस स्थान के देशांतर पर, उसके अक्षांश पर, उस स्थान की ऊंचाई पर। तो देखिए कि जो ग्लोब है, मैंने पहले भी चर्चा की है कि ग्लोब पर जो सूर्य की रेखाएं होती हैं वो केवल 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ तक ही लंबवत चमकती हैं। तो यानी यदि हम अक्षांश के जितना ही ऊपर बढ़ते जाएंगे तो सूर्यातप क्या होता है? कम होता जाता है। तो हम कह सकते हैं कि उसके अक्षांश पर निर्भर करती है। यानी यदि 0 डिग्री पर होगा तो आपतन अधिक होगा, और यदि वहीं 90 डिग्री पर होगा तो जो आपतन है वो कम होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? किस कारण पृथ्वी पर अपना मंडल है, वायुमंडल? वायु के कारण, बादलों के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण और पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण है। यदि गुरुत्वाकर्षण शक्ति न होती तो पृथ्वी के चारों ओर जो ये वायुमंडल है ये रुका नहीं होता। ठीक है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण है। यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है तभी वायुमंडल है। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं? तल चिन्ह, समोच्च रेखा, प्रपत्र लाइनें, हैसूर। देखिए, किसी नक्शे पर उच्चावच जो दिखाए जाते हैं, चाहे जो उच्चावच होते हैं या उच्चावच में उठा हुआ भाग और घाटी वाला भाग दोनों सम्मिलित किया जाता है, तो कह सकते हैं कि जो नक्शे पर यानी मानचित्र पर किसी उच्चावच को प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है, तो हैसूर मेथड से दिखाया जाता है। पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जब ज्वालामुखी क्रिया घटित होती है तो ज्वालामुखी में क्या होता है, जो लावा होता है ये बाहर निकलता है, और इसी लावा को जब ये धरातल के नीचे होता है तो उसे मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, तो लिखा है पिघले हुए पत्थर को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? मैग्मा कहेंगे। और लावा कब? जब ज्वालामुखी क्रिया होगी और धरातल से ऊपर आ जाएगा मैग्मा, उसे हम लावा कहते हैं। बेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। लोकोलिथ इसका एक रूप है। जब हम ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोकोलिथ की चर्चा करेंगे। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन घट जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा, घट या बढ़ सकता है। यानी यदि घूर्णन की गति बढ़ जाती तो शरीर का वजन घट जाएगा। कैसे? कि जो भार है वो ध्रुवों पर अधिक है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पर जो रोटेशन की गति है, जो रोटेशन हो रहा है पृथ्वी का, उसकी गति कम है, इसीलिए यहाँ पर भार अधिक होता है। वहीं विषुवत रेखा पर रोटेशन की गति अधिक होने के कारण यहाँ पर भार कम होता है। यानी यदि घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन घट जाएगा। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समानांतर अक्षांश, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को जोड़ने वाली रेखा, पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और दक्षिण मैग्नेटिक से गुजरने वाला क्षेत्र। तो यही इसका आंसर है। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? यानी कौन सी स्थिति होगी जहाँ पर अधिकतम भार होगा? अभी मैंने चर्चा की थी कि अधिकतम भार कहाँ होगा? पृथ्वी के ध्रुवों पर होगा, क्योंकि वहाँ पर जो रोटेशन है वो बहुत स्लो होता है, धीमी,
जो विषुवत रेखा है उसकी अपेक्षा कम होता है। तो अधिकतम भार कहाँ होगा? ध्रुवों पर होगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में तीनों अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है? तो वह महाद्वीप है अफ्रीका। देखिए, जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। यहाँ से कांगो से होते हुए विषुवत रेखा, और यहाँ से मकर रेखा, और इस पार्ट से और ये आपका भारत होते हुए कर्क रेखा। तो अफ्रीका ही ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर रेखाएं गुजरती हैं। यहाँ से ग्रीनविच रेखा भी गुजरती है, ये भी ध्यान रखना। 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक। पृथ्वी को क्षितिज के समानांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? क्षितिज के समांतर यानी जो हमारा ग्लोब है इसको क्षितिज के समानांतर, देखो ये समानांतर है, इनको घेराव वाली जो रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और वहीं यदि वर्टिकल हो तो वो क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। निम्नलिखित में से किन किन तिथियों पर उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल अयनांत को देखा जाता है? कौन कौन सी स्थितियां बनेंगी जिसमें शीतकाल अयनांत देखा जाता है? 21 दिसंबर, 5 अगस्त, 10 जनवरी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि शीत अयनांत कब होगा? जब सूर्य दूर होगा। ऐसी स्थिति कब होती है कि सूर्य मकर रेखा पर 21 दिसंबर को चमकता है, और हमारा जो देश है यानी उत्तरी जो गोलार्ध है ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध होगा। तो देखिए क्या होगा, जब 21 दिसंबर होगा उस समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य लंबवत नहीं चमकेगा, तो यहाँ पर शीतकाल होगा। ठीक है। वहीं 10 जनवरी को 21 दिसंबर से वापस होते हुए 10 जनवरी वो दक्षिणी गोलार्ध में ही रहेगा। देखिए शीत अयनांत कब होगा उत्तरी गोलार्ध में? तो 21 दिसंबर और 10 जनवरी यानी फर्स्ट, और यहाँ पर केवल शीत अयनांत की बात कर रहा है, यानी कर्क रेखा पर कम चमकेगा, शीतकाल की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा केवल फर्स्ट सही होगा, क्योंकि शीत अयनांत जो होता है वो 21 दिसंबर को होता है। यदि शीतकाल की बात करता, केवल शीतकाल की बात करता, तो ये 21 दिसंबर और 10 जनवरी सही होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम जो है भूपर्पट्टी की बात कर रहा है, क्रस्ट की बात कर रहा है, तो क्रस्ट में जो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो एल्यूमिनियम पाया जाता है। वही एक बात करें कि केवल ग्लोब की बात करें तो वहाँ पर अन्य पाया जाता है। धरती पर 1 डिग्री देशांतर दूरी निम्न से किसके बराबर होती है? यानी जो हमारा ग्लोब है, जो हमारी धरती है, इस पर यदि 1 डिग्री देशांतर हम चलें, यानी 1 डिग्री का जो एक गैप है इसमें लगभग कितनी दूरी होगी? तो ये दूरी होती है लगभग 111 किलोमीटर। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा कहलाती है मैग्नेटोपॉज कहलाती है। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन 2 परतों के बीच है? ये जैसे मान लीजिए ये मेरा ग्लोब है, इस ग्लोब को ऐसे हम काट लें, यानी ये कोर और ये वाला तो उसको काट कर ऐसे प्रदर्शित किया जाए, तो ये तिकोना रूप जो है ग्लोब का एक कटा हुआ पार्ट है, जिसमें
ये क्रस्ट हो जाएगी, ये क्रस्ट है और ये मेंटल है और ये जो पार्ट है वो कोर हो। कह रहा है कि गुटेनबर्ग असंबद्धता, असंबद्धता का तात्पर्य ये होता है कि जो उसकी विशेषताएं हैं वो एकदम बदल जाएं। जैसे मान लीजिए क्रस्ट की विशेषता अलग है, क्रस्ट से जब हम मेंटल में जाएं तो एकदम चेंज हो जाए विशेषता। जैसे मान लीजिए जो भूकंप की तरंगे होती हैं क्रस्ट से जब मेंटल में प्रवेश करती हैं तो इनमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो जाता है, स्पीड में परिवर्तन हो जाता है। तो वही जो परिवर्तन हो जाता है वही असंबद्धता कहलाता है। तो गुटेन महोदय ने इसका अध्ययन किया था। तो जब मेंटल से कोर की तरफ भूकंप तरंगे गईं तो देखा कि इनका जो वो था स्पीड था उसमें अंतर हो गया। तो इसीलिए मेंटल और कोर के बीच की जो असंबद्धता है वह गुटेनबर्ग असंबद्धता है। सर्वाधिक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि गुटेनबर्ग असंबद्धता किन दो परतों से संबंधित है, तो वह है मेंटल और कोर। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो 29 से 30% के भाग पर पाया जाता है। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? तो जो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ दिखाता है उसे मानचित्रों उच्चावच यानी पर्वतों को भी दिखाया है, पहाड़ियों को भी दिखाया जा रहा है, घाटियों को भी दिखाया जा रहा है। तो ऐसे जो रूप होते हैं उनको उच्चावच कहा जाता है। तो यानी हम उसे उच्चावच मानचित्र कह सकते हैं। पृथ्वी पर दिन तथा रात का चक्र किस कारण होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिए, दोबारा कभी गलत नहीं होगा। कि पृथ्वी पर दिन तथा रात का चक्र किस कारण होता है? देखिए कि ये ग्लोब है और ग्लोब सन का चक्कर काटता है। ये सन है और ये हमारा पृथ्वी है। अब सनरेज इस पे पड़ती हैं, सनरेज पड़ती हैं तो एक समय में एक पार्ट पर पड़ती हैं, यानी आधे पार्ट पर पड़ती होंगी। तो जिस पार्ट में सनरेज पड़ती हैं वहाँ पर दिन होता है, और जिस पार्ट में सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं यानी एक आधा पार्ट पे ही पड़ेंगी, आधा पार्ट में अंधेरा होगा, तो वहाँ पर रात होता है। अब होता क्यों है? देखिए अब ये स्थिति धीरे धीरे बदलती रहती है क्योंकि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या करती है? रोटेशन करती है, घूर्णन करती है। घूर्णन की वजह से ही दिन रात का चक्रण होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घूर्णन। वहीं यदि हम बात करें कि जो हमारा ठंडी और गर्मी क्यों होती है, यानी कभी ठंडी का मौसम है, कभी गर्मी का मौसम है, कभी वर्षा का मौसम है, यानी जो ऋतु परिवर्तन होता है, जो ऋतु परिवर्तन होता है वह परिक्रमण के कारण होता है। कैसे होता है वो भी समझ लीजिए कि ये सन है और ये पृथ्वी है। पृथ्वी अपने ऑर्बिट में सन का चक्कर लगाती है, ये ऑर्बिट है। जो पृथ्वी है ये चक्कर लगाती है सूर्य का। ये चक्कर लगाने को इसी रेवोल्यूशन कहा जाता है। रेवोल्यूशन यानी परिक्रमण, यानी परिक्रमा करती है। और जब ये परिक्रमा करती है तब एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि क्योंकि जो पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। इस झुकाव की वजह से कभी सनरेज उत्तरी गोलार्ध में चमकता है तो कभी दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है। जब
उत्तरी गोलार्ध में चमकता है तब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, गर्मी होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी होती है। यही सिचुएशन उलट जाती है दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य होता है तो उत्तरी गोलार्ध के लिए। तो यानी जो ऋतु परिवर्तन होता है वो परिक्रमण के कारण होता है। अयनांत सोलस्टिस विषुवत यानी इक्विनॉक्स के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? 21 मार्च को भूमध्य रेखा, तो ये चीज़ समझ लीजिए, ये ग्लोब है, ग्लोब है और ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा है, और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा है। ठीक, तो देखिए 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर चमकता है, सत्य है। 21 जून को कर्क रेखा पर चमकता है, ये भी सही है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर चमकता है, ये भी सही है। 23 सितंबर को उत्तरी ध्रुव पर चमकता है, ये गलत है, क्योंकि 23 दिसंबर को भी जो सूर्य चमकता है वो भूमध्य रेखा पर चमकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा सही नहीं है, तो डी इसका सही नहीं होगा, क्योंकि और सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। मानचित्र पर समान दबाव वाले क्षेत्रों वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबार, यानी समान दबाव रेखाओं को आइसोबार कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो वो है सिलिका, यानी क्रस्ट पर सबसे प्रथम है एल्यूमिनियम, दूसरा है सिलिका। भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने भूकंपीय स्टेशनों की आवश्यकता होती है? यानी भूकंप का केंद्र पता लगाने के लिए कितने भूकंपीय स्टेशनों की आवश्यकता होती है? तो 3 भूकंपीय स्टेशनों की आवश्यकता होती है। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है? स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मॉडल तैयार किया जो इस प्रकार है। उन्होंने अपने मॉडल में 3 परतें मानी, सियाल, सीमा, निफे, यानी जो बाहरी परत है वो सियाल और जो बीच वाली परत है वो सीमा और जो अंदर वाली वो निफे। ठीक है, यानी निकेल और लोहे, इसका नाम ही है सियाल से मतलब CI और आल, सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिनियम। सीमा यानी SI और Ma, सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। निफे मतलब निकेल और फेरियम, तो निकेल और फेरियम मतलब लोहा, तो यानी क्या हो जाएगा? निफे इसका सही आंसर हो जाएगा। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की सामान्य दर क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर। पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं? तो पवन वेग मापी के द्वारा मापा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में दाएं पवनों का विक्षेपण द्वारा होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में दाएं पवनों का जो विक्षेपण होता है किस कारण होता है? तो जो पवनों का विक्षेपण होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, यानी पृथ्वी यदि घूर्णन न करे, जब पृथ्वी घूर्णन करती है पूर्व से पश्चिम, तो इसमें एक घूर्णन की वजह से एक कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, कोरियोलिस बल।
इसे भू विक्षेपण बल भी कहा जाता है। तो यानी जो दाएं पवनों का विक्षेपण हो जाता है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः की मौजूदगी में होता है। तो वायुमंडल में ओजोन छिद्र का मेन कारण होना है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन छिद्र बढ़ा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 किससे संदर्भित है? तो सीएफसी का प्रयोग घटाते हुए ओजोन परत को नष्ट होने से बचाना, यानी कार्बन जो सीएफसी गैसें हैं उनके घटाना है ताकि ओजोन नष्ट ना हो सके। किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं? तो मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं वो होती हैं क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में हमारे वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए हमारा वर्टिकली वायुमंडल है, जिसमें जो सबसे निचली परत होती है वो जो कहलाती है क्षोभ मंडल। ये क्षोभ मंडल होती है, लगभग इसकी औसत ऊंचाई 16 किलोमीटर है। और इसके ऊपर होती है एक छोटी सी पेटी जिसको क्षोभ सीमा कहा जाता है। ये क्षोभ सीमा है, इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 1.5 किलोमीटर है। इसके ऊपर होता है समताप मंडल। ये समताप मंडल, और यहाँ पर एक सीमा होती 1.5 किलोमीटर की जिसको समताप सीमा कहा जाता है। उसके बाद ये होता है मध्य मंडल, उसके बाद मध्य सीमा, और उसके बाद आयतन मंडल, ये आयतन मंडल होता है, और उसके बाद बाह्य मंडल। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारी 5 परतें होती हैं। देखिए जो क्षोभ मंडल होता है, जितने भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, वर्षा, बादल, कोहरा, ये सभी क्षोभ मंडल में घटित होते हैं। चक्रवात, ये सभी क्षोभ मंडल में घटित होते हैं। और समताप मंडल जो होता है, जो दूसरा क्रम है समताप मंडल, तो समताप मंडल में क्योंकि यहाँ पर तापमान समान होता है, जितनी अंतर्राष्ट्रीय वायु उड़ानें होती हैं वो सभी समताप मंडल से होती हुई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की वायुमंडलीय घटनाएं घटित नहीं होती हैं, जिससे हवाई जहाज ऊपर ऊपर उड़ते चले जाते हैं। और आयन मंडल जो है वहाँ पर आयनीकरण होता है। यहाँ पर जो रेडियो किरणें होती हैं, रेडियो किरणें जब पृथ्वी से ऊपर जाती हैं तो यहाँ पर टकरा कर फिर वापस आ जाती हैं। यदि आयन मंडल नहीं होता तो हम एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते थे, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता था। तो आयन मंडल इसलिए अति आवश्यक हो जाता है रेडियो किरणों के रिफ्लेक्शन के कारण। पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि किस क्षेत्र में अधिकांश मौसमी संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, तो वो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। गरजने वाला चालीसा, ये शब्द निम्न से किससे संबंधित है? देखिए हम लोग यहाँ पर ये अध्ययन करेंगे कि जो गरजने वाले, देखिए ये हमारा वायुमंडल, ये हमारा ग्लोब है, और ग्लोब में कुछ पेटियाँ होती हैं। जैसे मान लीजिए ये है हमारी पेटी, विषुवत-रेखीय पेटी है, ये विषुवत-रेखीय पेटी है, और ये निम्न वायुदाब की पेटी है। और जो हमारी हवा होती है, जो हवा होती है वह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। अर्थात उच्च वायुदाब वहाँ अधिक होगा जहाँ पर तापमान टेम्परेचर कम होगा, और निम्न वायुदाब वहाँ होगा जहाँ तापमान अधिक होगा। देखिए जो यहाँ पर निम्न वायुदाब, यहाँ पर जो दाब है वो निम्न वायुदाब है, ये विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। उसके बाद ये एक पेटी है 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य, यही दक्षिण में भी है। तो ये जो पेटी है उसे उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी कहा जाता है। उच्च वायुदाब की पेटी, इसे
अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। अश्व अक्षांश, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अश्व अक्षांश किसे कहते हैं। जो अश्व अक्षांश है वो 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में अश्व अक्षांश पाया जाता है। और अश्व अक्षांश के ऊपर 60 से 65 के बीच एक होती है उच्च वायुदाब। यहाँ पर ये होती शीतोष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी, फिर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। अब देखिए, हवाएं जो होती हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायु की तरफ होती हैं। तो जो यहाँ से हवाएं ऐसे निकलती हैं ये व्यापारिक हवाएं कहलाती हैं, क्योंकि ये अश्व अक्षांश से चलकर विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ चलती हैं, जो व्यापारिक हवाएं होती हैं। और जब अश्व अक्षांश की तरफ से शीतोष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, जिसे पछुआ पवनें कहा जाता है। यही कंडीशन यहाँ भी लागू होती है। जो पछुआ पवनें होती हैं इस प्रकार से चलती हैं पछुआ पवनें। तो ये पछुआ पवनें जो होती हैं इन्हें ही गरजने वाला चालीसा कहा जाता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम समुद्र की वजह से इनकी रफ्तार बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि घर्षण कम लगता है, रफ्तार अधिक हो जाती है। और जब रफ्तार अधिक हो जाती है तो बहुत तेज़ी से आवाज़ आते हुए बहुत तेज़ी से चलती हैं, इसीलिए इन्हें गरजने वाला चालीसा कहा जाता है। यानी जब 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पहुंचती हैं तो उन्हें गरजता चालीसा कहा जाता है। चीखता साठा, जब 60 डिग्री पर पहुंचती हैं तो चीखता साठा कहा जाता है। और जब 50 डिग्री पहुंचती हैं तो उसको भी इसी प्रकार से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो पश्चिमी पवन है। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती, मैंने अभी पिछली बार बताया कि व्यापारिक पवनें उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। तो यहाँ पर कहाँ से चलती हैं, तो उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब कहाँ तरफ चलती हैं, तो विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। ओलावृष्टि का कारण क्या होता है, तो ओलावृष्टि का कारण होता है हिमीकरण। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं, तो सौर विकिरण को क्या कहेंगे, जो सूरज से विकिरण आती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सूर्यातप कहा जाता है, सूर्यातपन। और वही जो पार्थिव विकिरण होता है, जो पृथ्वी गर्म होके दीर्घ विकिरण करता है, उसे पार्थिव विकिरण कहा जाता है। यानी पृथ्वी ठंडी होने के लिए यहाँ से संवहन द्वारा तापमान ऊपर उठता है, तो यहाँ से जो तापमान वायुमंडल की तरफ जाता है पृथ्वी से, उसे पार्थिव विकिरण कहा जाता है। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ का तापमान क्या होगा। देखिए, जब पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो वर्तमान से कम हो जाएगा। जो तापमान है वह भूपृष्ठ का जो तापमान है वर्तमान से कम हो जाएगा। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रमुख कारण है, वो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। तो उद्योग धंधे बढ़ने की वजह से धुआं बढ़ रहा है और प्रदूषण बढ़ रहा है, कार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है, इसीलिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का कारण बन रही है। पवन की अपवाहन क्रिया डिफ्लेक्टिंग एक्शन के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है, तो वात गर्त कहा जाता है। यानी वात मतलब हवा द्वारा जो गर्त बनते हैं, गड्ढे बनते हैं, उसे वात गर्त कहा जाता है। ये अपवाहन क्रिया द्वारा होता है। और वहीं यार्डंग, बालू टिब्बा, ये सब निक्षेपण द्वारा बनते हैं, वायु के निक्षेपण द्वारा बनते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है, क्योंकि अब देखिए क्षोभ, मैंने भी पिछली वीडियो में बताया, जो क्षोभ मंडल है वो सबसे निचला
मंडल है जहाँ पर सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, यहीं फिर बादल बनते हैं। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि यह सूर्य के निकट है, इसमें आवेशित कण हैं, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, इसमें ऊष्मा पैदा होती है। बिल्कुल सही कि जो यह गर्म होता है वो पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, यानी घर्षण बल होता है और तापमान पृथ्वी टेम्परेचर यानी अवशोषित करती है और उसी अवशोषण से पार्थिव विकिरण द्वारा वायुमंडल गर्म हो जाता है। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री बीच चलने वाली पछुआ पवनों को तूफानी चालीसा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सूर्य तप का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी को विकिरित ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? जलवाष्प के द्वारा। बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने निम्न ताप के कारण, निम्न वेग के कारण, अल्प दाब के कारण, अल्प घनत्व के कारण। अल्प घनत्व के कारण जो बादल होते हैं उनका घनत्व बहुत कम होता है क्योंकि वे गैसीय रूप में होते हैं, कह सकते हैं गैसीय रूप में होते हैं, इसीलिए वो तैरते रहते हैं। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? यानी वायु में जो क्षैतिज गति होती है होने वाली ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? अभिवहन कहते हैं। जो संवहन क्रिया होती है वह पृथ्वी के गर्म होने से, पृथ्वी के धरातल के गर्म होने से धीरे धीरे यह ऊपर उठती है, यह संवहन क्रिया कहलाती है। वहीं जो चालन होता है पृथ्वी किसी ठोस पदार्थ से ऊष्मा का स्थानांतरण क्षैतिज कला की प्रक्रिया में चालन कहलाता है। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो समताप रेखाएं हुई, यानी एक ही ताप को जोड़ने वाली रेखाएं समताप रेखाएं हुई, आइसोथर्म रेखाएं। जो समदाब रेखाएं होंगी समान दाब को मिलाने वाली रेखाएं होंगी। समवर्षा रेखाएं जो समान वर्षा को मिलाने वाली स्थान, और जो समलवण रेखाएं होंगी वो समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं होंगी। ग्रीन हाउस का अर्थ क्या है? तो ग्रीन हाउस का अर्थ होता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से सौर ऊर्जा का विपासन हो जाता है, तो वही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। क्योंकि इसमें सूर्य की रोशनी तो प्रवेश तो कर जाती है पर उस मात्रा में वापस जा नहीं पाती, जिससे वहाँ का जो टेम्परेचर है बढ़ जाता है। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? तो जब तापमान बढ़ेगा, विश्वव्यापी तापमानी ग्लोबलाइजेशन की घटना घटित होगी, तो जो हमारे हिम क्षेत्र हैं, माउंटेन वाले क्षेत्र या पोल वाले क्षेत्र जहाँ बर्फ़ जमी है, ये सब बर्फ़ टेम्परेचर के कारण पिघल जाएगी और पिघलेगी तो क्या होगा? समुद्र का स्तर में वृद्धि हो जाएगी। जब समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी और तापमान अधिक होगा तो फसल के स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाएगा, सूखा जैसी घटनाएं घटित हो जाएंगी। देखो, और जब समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी तो तटरेखा में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि ये सभी घटनाएं घटित होंगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। देखो, इन्होंने कहा कि क्षमता कम हो जाती है क्योंकि वायु के ताप के बढ़ोतरी से नमी धारण की क्षमता बढ़ जाती है। यदि बढ़ जाती तो ये सही होता है, तो पूरा सही है, तो ये गलत कथन दे रखा है क्योंकि बढ़ जाती है। ताप में वृद्धि से वायु दाब कम हो जाता है। तापमान में वृद्धि से वायु दाब कम हो जाता है। देखो, जब तापमान बढ़ेगा
तो वायुदाब तो वहाँ कम होगा, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। निरपेक्ष आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर में ग्राम से व्यक्त किया जाता है। प्रति 165 मीटर की चढ़ाई के साथ 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है। ये भी सही है। देखिए यहाँ पर जो कथन सटीक है वो डी सही है कि 165 मीटर की चढ़ाई करने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है, यानी 6.5 किलोमीटर जब ऊपर बढ़ेंगे 6.5 किलोमीटर तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो है डी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूमंडलीय तापन से संबंधित मानी जाती है? तो भूमंडलीय तापन से नीनो मोडोकी डोल ड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? तो मैंने बताया था कि जो विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है इसे डोल ड्रम के नाम से भी जाना जाता है, तो भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। एल नीनो प्रकट होता है, तो एल नीनो जो घटना है वो प्रशांत महासागर की घटना है। जैसे ये आपका एशिया वाला पार्ट हो गया और इधर अमेरिका वाला पार्ट हो गया, तो जो ये प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के पेरू तट के पास से उत्पन्न होती हुई भारत की तरफ आती है, यहाँ के मौसम को प्रभावित करती है। तो जो एल नीनो है वो प्रशांत महासागर के ऊपर प्रकट होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसों का आवरण पाया जाता है। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है? तो उसे ड्यून कहा जाता है। ड्यून यानी रेत से एक प्रकार से टिब्बे बन जाते, टीले बन जाते, इसे स्तूप या ड्यून कहा जाता है। हमारा 150 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है।